गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल SM शिक्षा पर। बच्चों, आज हम आपके लिए क्लास 9th का जो साइंस का पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, उसका लेक्चर सीरीज पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो चलिए बच्चों, पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ के कणों के गुण क्या क्या हैं, पदार्थ की अवस्थाएं क्या क्या हैं। तो वो सारा डिस्कशन हमने पहले लेक्चर में किया था। बच्चों, इस लेक्चर में हम उसके आगे का पार्ट क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लेकर आए हैं। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, गलनांक किसे कहते हैं? व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट? वह ताप वायुमंडल के मानक दाब पर जिस पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, उसे पदार्थ का गलनांक कहते हैं। बर्फ का जो गलनांक है वो 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बच्चों, आपने देखा होगा कि कभी आप बर्फ को अपने हाथों में रखते हैं तो बर्फ जो है वो धीरे धीरे गलना शुरू हो जाती है और एक समय पूरी तरह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो 0 डिग्री सेल्सियस वह तापमान है जिस पे बर्फ जो है वह द्रव अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाती है और 0 डिग्री सेल्सियस ही बर्फ का क्या है, गलनांक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? अवस्था परिवर्तन के समय स्थिर ताप पर पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को दी गई ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। देखिए बच्चों, दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए, किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट ऊष्मा की वह मात्रा है जो उसके इकाई मात्रा द्वारा अवस्था परिवर्तन के समय अवशोषित की जाती है या मुक्त की जाती है। बच्चों, एनसीईआरटी में एक प्रयोग दिया गया है जिसमें बीकर एक बीकर में बर्फ लेते हैं और उस बीकर को गर्म करते हैं। हम थर्मामीटर से तापमान नोट करते हैं। हम देखते हैं कि बर्फ पिघलने लगती है। फिर भी मिश्रण यानी जो बर्फ और पानी का मिश्रण जो बीकर में है उसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस बना रहता है और मिश्रण का तापमान तब तक नहीं बढ़ता है जब तक कि संपूर्ण बर्फ पिघलकर पानी नहीं बन जाती है। तो इस बीच में देखिए, जब से बर्फ से लेके पानी यानी द्रव की अवस्था, जो ठोस से लेके द्रव बनने तक की अवस्था है, उस बीच में आपने जितनी हीट दी है वह या ऊष्मा दी है वह बर्फ को पानी में परिवर्तित करने में खर्च होती है, न कि तापमान बढ़ाने में। अतः यह ऊष्मा गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं? वायुमंडल के मानक दाब पर कोई पदार्थ जिस ताप पर द्रव अवस्था से वाष्प या गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, पदार्थ का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। बच्चों, जल का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम इसे केल्विन में बताएं तो ये 100 प्लस 273 को जोड़ देंगे तो 373 केल्विन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाष्पन या इवोपरेशन क्या है? तो किसी द्रव का कमरे के ताप या द्रव के क्वथनांक के नीचे के ताप पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। ये ऐसा क्यों होता है? बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो द्रव के कण होते हैं वो एक फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या अंतरा आणविक बल से बंधे रहते हैं। तो लेकिन कुछ अणु जो सरफेस पे होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है। वो सामान्य ताप पर भी इतनी गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं कि वह सतह को छोड़कर वातावरण में मुक्त हो जाते हैं। इसी कारण ये इवोपरेशन की प्रक्रिया होती है। जैसे जैसे हम हीट
देते रहते हैं, ऊष्मा नीचे से देते रहते हैं, उस द्रव का तापमान बढ़ता रहता है और तापमान बढ़ने के साथ साथ उसके अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वो भी बढ़ती रहती है और वाष्पीकरण की जो दर होती है वो भी बढ़ जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। पहला, सतह का क्षेत्रफल। जितना अधिक सतह का क्षेत्रफल यानी जितना अधिक सरफेस एरिया होगा, वाष्पीकरण उतना ही अधिक होगा। बच्चों, आपने कभी देखा होगा अपने घर में सामान्यतः अगर आपको बहुत जल्दी है और आपके सामने चाय आ गई है, तो आप उसे कप में पीते हैं, तो वो जल्दी ठंडी नहीं होती है, लेकिन अगर हम उसे प्लेट में निकाल दें, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और वो जल्दी ठंडी हो जाती है। तो दूसरा जो कारण है ताप में वृद्धि। बच्चों, जितना अधिक हम किसी अगर द्रव को वाष्पीकृत कर रहे हैं, तो जितना अधिक टेम्परेचर या ऊष्मा देंगे उसको, उसका वाष्पीकरण की दर जो है वो उतनी ही अधिक होगी। आर्द्रता। अगर सबसे पहले देखते हैं आर्द्रता है क्या? तो वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा अभी जो अप्रैल मई की गर्मी होती है, इसमें मौसम में शुष्कता होती है, आर्द्रता बहुत कम होती है। तो इस समय जो वाष्पीकरण की दर होती है वो बहुत ज्यादा होती है। लेकिन ये जुलाई अगस्त के मौसम में जब बरसात का मौसम होता है, तो पानी जो आर्द्रता होती है उस समय यानी जो जलवाष्प की बूंदें होती हैं वो वातावरण में बहुत ज्यादा होती हैं। तो आपने देखा होगा कि मई जून में बहुत तेजी से कपड़े सूख जाते हैं और जुलाई अगस्त के समय जब बरसात के मौसम होते हैं तो कपड़े उतनी तेजी से सूखते नहीं हैं या वाष्पीकरण की दर उतनी तेज नहीं होती है, क्योंकि उस समय आर्द्रता अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं वायु का वेग। बच्चों, इस समय जब अभी मार्च अप्रैल में जब गेहूं कटते हैं या आपने देखा होगा कि कुछ पछुआ हवाएं चलती हैं, तो मौसम में वो शुष्क हवाएं होती हैं और उनकी दर जितनी तेज होती है, वाष्पीकरण की दर भी उतनी ही तेज होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं द्रव की प्रकृति। जिस द्रव का क्वथनांक जितना कम होता है, वाष्पीकरण उतना ही ज्यादा होगा या अधिक होगा। ठीक है, जो आपने देखा होगा कि आप अपने हाथों पे कुछ स्प्रीट अगर रखें तो आपको ठंडक का एहसास होगा। ये इन सभी कारणों का जो डिस्कशन है मैंने आगे किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघनन या कंडेंसेशन क्या है? किसी पदार्थ का वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया संघनन कहलाती है। उदाहरण है, ठंड के मौसम में वायुमंडल का ताप कम होने पर वायु में उपस्थित जलवाष्प द्रव या जल की बूंदों के रूप में संघनित हो जाती है। आपने ये भी देखा होगा बच्चों कि ठंड के मौसम में आपने देखा होगा कि जो ओस की बूंदें पड़ी रहती हैं, वो इसी संघनन का उदाहरण है। आप एक गर्मी के मौसम में आप अक्सर बर्फ या कोल्ड ड्रिंक का प्रयोग करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जिस भी गिलास में आप कोल्ड ड्रिंक या बर्फ रखते हैं, उस गिलास के चारों तरफ पानी की कुछ बूंदें इकट्ठा हो जाती हैं। तो वो ऐसा इसलिए है कि आसपास जब आपने बर्फ गिलास में रखी, तो उसके आसपास जो जलवाष्प है, जल की बूंदें वाष्प के रूप में है, वो संघनित होकर उस ग्लास पर बूंदों के रूप में दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं ऊर्ध्वापातन या सब्लिमेशन क्या है? ऊर्ध्वापातन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रव में परिणत यानी बदले वाष्प की अवस्था में बदल जाए, जैसे अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, आयोडीन, कपूर, नैप्थलीन। ठीक है, और ये जो CO2 होता है बच्चों, ये बहुत ठंडी जगहों पर फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे बर्फ बहुत ज्यादा हो, वायुमंडलीय दाब अधिक होता है, तापमान बहुत कम होता है, तो ये CO2 जो है वो सीधे गैस अवस्था से
ठोस अवस्था में यानी शुष्क बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो यह क्रिया ऊर्ध्वापातन कहलाती है। ठीक है। और आपने देखा होगा कि कपूर को जब हम जलाते हैं तो वो सॉलिड स्टेट से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है। ठीक, तो ये ऊर्ध्वापातन के कुछ उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताप का मात्रक क्या है? प्रायः ताप को मापने के लिए हम डिग्री सेल्सियस का प्रयोग करते हैं और ताप का जो एसआई मात्रक है वो केल्विन है, जिसे कैपिटल के से डिनोट करते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। और अगर हम केल्विन में इसको निकालना चाहते हैं तो जितना भी 0 डिग्री मतलब सेल्सियस में तापमान रहता है उसको 273 उसमें जोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर 300 केल्विन को अगर हम डिग्री सेल्सियस में ज्ञात करना चाहते हैं तो 300 में से 273 को घटा देते हैं तो आ जाता है 27 डिग्री सेल्सियस। और अगर 25 डिग्री सेल्सियस यानी सेल्सियस में तापमान दिया रहे और आपको केल्विन में निकालना है तो उसमें 273 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 298 केल्विन। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ की जो अवस्था होती है वो इंटर कन्वर्टेबल होती है। ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से फिर पुनः ठोस और गैस से फिर द्रव में भी परिवर्तन ये इंटरचेंजेबल होते हैं। तो पदार्थ की अवस्था में दो विधियों से परिवर्तन किया जाता है। पहली विधि है कि तापमान में परिवर्तन कर दिया जाए या वृद्धि कर दी जाए या कमी कर दी जाए तो उस पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा क्या है, दाब में परिवर्तन कर दिया जाए तो भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं तो उन्हें मैं पॉइंट्स के रूप में लेकर आया हूं। तो पहला है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी जिसे शुष्क CO2 को उच्च दाब व कम ताप पर संग्रहित किया जाता है, परंतु सामान्य दाब और ताप पर CO2 जो शुष्क है वो तुरंत गैसीय अवस्था यानी CO2 गैस में बदल जाती है। ठीक है बच्चों, बहुत कम तापमान रहता है और बहुत अधिक दाब रहता है तो CO2 भी जो है वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है जिसे हम शुष्क बर्फ कहते हैं। ठीक, और जैसे ही ताप सामान्य होता है वो शुष्क CO2 या सॉलिड स्टेट में जो CO2 है वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। दूसरा पॉइंट है, हथेली पर थोड़ा स्प्रिट डालें, ठंडक का एहसास होता है। क्यों? क्योंकि स्प्रिट सामान्य ताप पर तेजी से वाष्पीकृत हो जाती है। ठीक है, तो तीसरा देख लेते हैं। तीसरा जो है वो है कि सुराही में रखा जल ठंडा रहता है। क्यों? ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। मिट्टी की सुराही में अनेक छिद्र होते हैं जिनसे जल के कण सुराही से होकर बाहरी सतह पर चले जाते हैं और वाष्पीकृत होकर सुराही के आसपास बिखरे रहते हैं जिससे सुराही का जल ठंडा रहता है। बच्चों, जब हम पहले के, आज तो सबके घर में रेफ्रिजरेटर है, लेकिन पहले जो होता था वो एक मिट्टी का बर्तन होता था जिसकी गर्दन या नेक जो है वो बहुत पतली होती थी तो उसे हम सुराही कहते थे। तो अभी भी हो सकता है कुछ लोग शौकीन होते हैं इन सब चीजों के तो उनके घर में मिल जाएगा। तो बच्चों वहाँ अगर उसमें देखिए वो मिट्टी का बर्तन होता है और मिट्टी में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसमें उसमें रखा हुआ पानी जो है उस मिट्टी से रीस कर उसके सरफेस पे आ जाता है और जब वातावरण में वो वाष्पीकृत होकर उसके चारों तरफ एक ठंडा माहौल बना देता है और जिससे उसमें जो रखा हुआ पानी है सुराही में वो क्या रहता है, ठंडा रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गर्मी के दिनों में खुले स्थानों पर जल का छिड़काव किया जाता है, वही रीजन है वाष्पीकरण। जब अक्सर आपने देखा होगा कि शाम के समय लोग गर्मियों में शाम के समय अपने जो खुला एरिया है उस पे पानी से छिड़काव करते हैं जिससे उनको गर्मी से थोड़ी राहत मिलती है।
तो उसका भी रीजन क्या है, वाष्पीकरण है। और एक ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कप की अपेक्षा प्लेट में चाय तेजी से ठंडी होती है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया जो है, कप में सरफेस एरिया कम रहता है और प्लेट में सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट जो है, पसीना आने पर शरीर को ठंडक मिलती है। बच्चों, इसका भी रीजन वाष्पीकरण है, क्योंकि जब पसीना आता है, शरीर की गर्मी की वजह से जो है पसीना आता है, अगर तो क्या होता है कि जो ऊष्मा है, शरीर की ऊष्मा को, जो पसीना है वो उस ऊष्मा से वाष्पीकृत हो जाता है, और वाष्पीकृत होके इसका इसलिए शरीर ठंडा हो जाता है और व्यक्ति ठंडक महसूस करता है। ठीक है। और गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि सूती कपड़े जो होते हैं, वो जब पसीना आता है तो वो जल के अच्छे अवशोषक होते हैं, यानी उसमें जो पसीना है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, और फिर वो वाष्पीकृत होके शरीर को ठंडक का एहसास कराता है। ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, ये नोट्स आपके लिए अच्छा होगा। तो बच्चों, मेरा अगर ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू।